हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है मंडे। आज हम लाइव क्लास करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं लाइव क्लास नहीं ला पा रही हूँ। तो नेक्स्ट मंडे 4 PM हम लाइव क्लास करेंगे। फिलहाल हम ऑफलाइन वीडियो से ही काम चलाएंगे। तो चलिए आज की स्टडी पे हम चलते हैं। और आज हमारी जो स्टडी होने वाली है वो होने वाली है आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं उस पर। तो चलिए चलकर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। न्यू व्यूअर्स को मैं जानकारी देना चाहूंगी कि ये प्रैक्टिस सेट डी है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट ए, बी, सी और उसके बाद ये डी आया है। तो अगर पिछले प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की पुस्तक है। ध्यानतव्य है यानी ध्यान देने योग्य है कि जेम्स मिल जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता था। निम्नलिखित घटनाओं को घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में सत्य है? यानी बढ़ते हुए क्रम में हमको इसे व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित नहीं करना है। इसमें से जो बढ़ते हुए क्रम में है उसको चूज करना है। तो हमारा इसमें हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बाड़ी वाश का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। बाड़ी वाश का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो सन 1757 में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? ये पराजय हुई है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। युद्ध प्रतीकात्मक ही था, क्योंकि सिराजुद्दौला से लोगों ने विश्वासघात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ये घटना घटित हुई है कलकत्ता में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और फिर कलकत्ता आकर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने समुद्र के निकट पुल्टा नामक स्थान पर शरण ली, जिसे उनकी श्रेष्ठ जहाजरानी व्यवस्था ने सुरक्षित बना लिया था। फिर भी नवाब ने बहुत से अंग्रेजों को बंदी बना लिया। उसने एक ही कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से केवल 23 लोग ही जीवित बच सके। इस हत्याकांड को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना के जनक हॉलवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्न में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? तो वो जिले थे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, वर्धना, मिदनापुर तथा चटगांव। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर जाफर को हटाकर एक समझौते के तहत मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया। इसी समझौते के अनुसार सितंबर 1760 में एक संधि द्वारा मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव नामक 3 जिलों की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी।
बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो ये दहेज में मिला है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये पीजीटी हिस्ट्री 2005 और 2010 का प्रश्न रहा है। बम्बई ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिली थी। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया था। चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो ये युद्ध किनके किनके मध्य हुए थे? ये युद्ध हुआ है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। व्यापार से प्रारंभ होकर फ्रांसीसी अंग्रेज कंपनी भारत की राजनीति में उलझ गई। इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य अधिकाधिक व्यापार करना था। इसके लिए एकाधिकार की आवश्यकता थी। फलतः दोनों में युद्ध हुआ। यह युद्ध 3 बार हुआ। प्रथम 1746 से 48 तथा द्वितीय 1749 से 54 तथा तृतीय युद्ध 1757 से 63 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण में कौन सा कारण सही नहीं है? तो जो कारण दिए हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है स्पेन का 1880 ईस्वी में पुर्तगाली पर अधिकार, ये सही है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, ये गलत हो रहा है और यही हमारा आंसर बन रहा है। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। अंग्रेजों एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, करेक्ट है। और इसके बाद आ जाता है औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा उत्तर बन रहा है ऑप्शन बी। पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार, अंग्रेजी और डच नौसैनिक शक्ति का उदय, अंग्रेजों की व्यापार विरोधी नीति इत्यादि शामिल था, जबकि मुगल सत्ता की स्थापना से इसका कोई संबंध नहीं था। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब था। तो वहां का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह। पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 13 फरवरी 1856 में डलहौजी को इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य में विलय आउटरन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया तथा स्वतंत्र अवध राज्य का अंत कर दिया। डलहौजी ने कहा, यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में सहायता देती है तो मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि में दोषी होगी। कर्नल स्लीमैन ने किसका दमन किया था? तो ठगों का दमन किया गया था कर्नल स्लीमैन के द्वारा। पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। विलियम बेंटिक के समय में पश्चिमी भारत में ठगों का बहुत आतंक बढ़ गया था, जिनका अंत करने के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। उसने 1500 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया तथा ठगी के अंत में प्रभावित हैदराबाद, राजपूताना, बुंदेलखंड में लगभग शांति स्थापित हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था।
तो इसका जो तात्कालिक कारण बना है वो हो जाएगा टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ना करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना था। इस युद्ध में टीपू की हार हुई और वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए 4 मई 1799 को मारा गया। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? ये भेजा गया था तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। यंग हस्बैंड मिशन अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। यह घटना लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में की थी। 7 सितंबर 1904 को यंग हस्बैंड ने अपनी शर्तें मनवाली, जिसके अनुसार तिब्बत को 1 लाख रुपया आर्थिक दर से 75 लाख रुपए युद्ध क्षति के रूप में देने थे। 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? तो जो सुविधा प्राप्त नहीं हुई है वो हो जाएगा 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। जो प्रावधान दिए गए थे उसे भी एक बार देख लेते हैं। ए कहता है 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा। बी कहता है कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं रही। कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। मुगल बादशाह 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक कर अदा करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया और कंपनी द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपए वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की। तो ये संधि हुई है सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के दूत सर चार्ल्स मेटकॉफ के माध्यम से 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। संधि के तात्कालिक प्रभाव के फलस्वरूप रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर ही संपूर्ण भारत का गवर्नर होगा? तो ये प्रावधान बना है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और ये प्रश्न रहा है पीजीटी हिस्ट्री 2011 का। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंपा गया। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? तो ये नींव डाली गई है फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। 1673 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने
कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इसका मकबरा स्थित है गाजीपुर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह ब्रिटिश शासन का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यहीं दफनाया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड हार्डिंग ऐसे वायसराय थे जिनके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली भारत में राजधानी स्थानांतरित हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनी। यद्यपि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हुई थी। कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? तो ये उपाधि प्राप्त हुई है 1858 में। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। सन 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई। कंपनी की गतिविधियों ठीक न होने के कारण शासन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अधिनियम 1858 को भारत में लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश काउंसिल के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना है वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया था। वह राजा था जॉर्ज पंचम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा था जॉर्ज पंचम। उसने आयोजन 1911 में दिल्ली में किया था। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम आगे अपनी प्लेलिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या फिर आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको और पेपर भी मिल जाएंगे जिनसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।